हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप डेली प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर सकें। टाइमिंग आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, तो डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। पता नहीं कौन सी क्लास से आपका कौन सा एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल के चारों ओर, तो आपको पता है कि सेल किसको कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉलम और रो से मिलकर जो बनती है वो होती है हमारी एक सेल। इस तरह से जितने आप रो कॉलम को बढ़ाते जाओगे संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी और उससे बन जाएगी आपकी वर्कशीट। तो बताना है कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है, वो एक सेल एड्रेस का संकेत करती है, सेल रेफरेंस, एक्टिव सेल या नेम बॉक्स। तो जैसे कि आपकी ये कॉलम हो गई और यहाँ पर आपको रो मिल जाएंगी, और जब आप किसी सेल में काम कर रहे होंगे तो देखिए उसके चारों तरफ एक डार्क ब्लैक लाइन आती है। तो उसी की बात ये कर रहे हैं कि ये क्या दर्शाती है, तो ये बताती है दोस्तों कि आप किस सेल में एक्टिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दिखाती है आपका एक्टिव सेल को, कि जिस सेल पर आप काम कर रहे हो, जो सेल आपकी सक्रिय है वो ये आपकी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑन पेज नंबर और इज इट मीन्ट टू गिव डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हिंदी में भी आप देख सकते हो, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है। सबसे पहली बात की है पृष्ठ संख्या, दूसरी बात डॉक्यूमेंट। इन दोनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देता है तो देने के लिए क्या होता है, कैप्शन होता है। कैप्शन जिसको आप लोग शीर्षक बोलते हो, बुकमार्क होता है, फुटनोट होता है, या हेडर या फुटर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेडर या फुटर आपके डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बताना है एक नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के संदर्भ में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि नेम बॉक्स से रिलेटेड कौन सा आपका सही होगा। सबसे पहला है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है नेम बॉक्स, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है नेम बॉक्स, पूर्व में रही एक्टिव सेल यानी कि जो पहले एक्टिव थी तो उसकी लोकेशन को दर्शाता है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है नेम बॉक्स। तो बताना है कि नेम बॉक्स से रिलेटेड हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। तो नेम बॉक्स कहाँ होता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। आपसे यही पूछ सकता है कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है, तो उसकी लोकेशन आपको इस तरह से ही मिल सकती है कि नेम बॉक्स के राइट में। तो आपको क्वेश्चन को हर तरह से समझना है। पता नहीं, देखिए इसी क्वेश्चन से 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए। आपसे घुमा के पूछ लेगा तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमको तो पता ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है आपने। देखिए आपने लोकेशन पढ़ ली, नेम बॉक्स की लोकेशन क्या होती है, फॉर्मूला बार की क्या होती है, और पीछे भी मैंने आपको जो सेल था ये भी बताया था कि जो सेल नेम प्रदर्शित करता है उसकी लोकेशन क्या होती है। तो इसीलिए देखिए सारे प्रैक्टिस सेट मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे के सारे अटेंड कीजिए। 4th क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फ़ाइल खोलने और बंद करने के लिए। एक्सेल की बात की जा रही है। MS एक्सेल में कोई फ़ाइल ओपन करनी हो या क्लोज करनी हो तो किसका उपयोग आप करते हैं, फॉर्मेटिंग या टाइटल का सिर्फ टाइटल का करते हो, या स्टैंडर्ड का, या फिर फॉर्मेटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। बताना है एक्सेल में
पाइवोट टेबल यूज़ में ली जाती है। तो किस लिए यूज़ में ली जाती है पाइवोट टेबल? डेटा को सॉर्ट करने के लिए। ये सॉर्ट जैसे कि छोटे वाला सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट होता है यानी कि व्यू, कि किस टाइप से आप देखना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या पहले नंबर उसके बाद आपकी अल्फ़ाबेट आएंगे, इस तरह से सॉर्ट करने के लिए, या डेटा को देखने के लिए, डेटा को संक्षिप्त यानी कि डेटा कंसाइज करने के लिए, या ये सारे के सारे। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती थी, होती हैं या होती थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, MS वर्ड की बात की जा रही है तो कितनी होती हैं? 2010 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। तो उम्मीद है कि MS एक्सेल और MS वर्ड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे तो देखिए वहाँ पर 10 क्वेश्चन का था और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हैं, तो आपके यहाँ पर तो उससे दुगने से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर MS एक्सेल और MS वर्ड से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। और मैं बता दूँ आपको, वहाँ पर जो आपका हेड कांस्टेबल वाला दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, MS एक्सेल 2010 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 50% क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 से ही थे। तो आपको 2010 वाला तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही लेना है दोस्तों। तो देखिए हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन की, 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए, 3 सीट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है? यानी कि हम कोई नाम, MS एक्सेल 2010 की बात की जा रही है कि किसी वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हो, मान लिया आपका नाम है अरुण, तो इसमें कितने कैरेक्टर हो गए? ये हो गए 4। और इसी तरह से आप आगे लिखते चले जाते हो तो कितने कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो, ये बात इसने पूछी है। तो यहाँ पर आप 31 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। MS एक्सेल 2010 में स्तंभ D एवं E के मध्य 3 स्तंभ सम्मिलित करने के लिए आप किसका चयन करेंगे? देखिए स्तंभ D है, आपको बताया था मैंने, स्तंभ को हम ABCD से डिनोट करते हैं, रो को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि स्तंभ D से स्तंभ E, तो हमको देखिए D के बाद ही हमको स्तंभ लेने हैं अपने, और कितने स्तंभ लेने हैं? हमको लेने हैं 3। तो आप इनको लिख लीजिए, E F G, तो ये कितने हो गए आपके? 3 स्तंभ। और किसके बाद? D के बाद। अब यहाँ पर आप अपना आंसर आसानी से कर सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो अगर हमको D एवं E के मध्य करने हैं तो D के बाद करने होंगे, तो 3 स्तंभ E F G, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तंभ E F एवं G हम उनको सम्मिलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है हमारा, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का यूज किया जाएगा? तो बताना है कि हमें एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+Shift की और न्यू नेम को प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल, उसके साथ साथ हमने शिफ्ट वाली जो की होती है उसको दबाया और नया नाम हम फिल कर देंगे। या फिर वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। जो वर्कशीट होती है तो उसके टैब पर डबल क्लिक करते हैं तब जाके नाम टाइप होगा। कंट्रोल की को पकड़े हुए वर्कशीट टैब पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। वर्कबुक को सेव करते समय नेम के अंत में क्वेश्चन मार्क जोड़ें। तो देखिए सारे गलत होंगे और यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन दी वर्कशीट टैब एंड टाइप अ न्यू नेम। डबल क्लिक करके उसको 2 बार प्रेस करके, 2 बार आप करते हो, आपको पता होगा जब माउस यूज़ करते हो डबल क्लिक करना पड़ता है आपको फाइल ओपन करने के लिए, इसी तरह से, और वहाँ पर फिर आप अपना नया नाम फिल कर सकते हो। क्वेश्चन 10। एक सेल की रेंज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बताना है कि कोई सेल है और हमको सेल की रेंज प्रदर्शित करनी है, तो आप उसको किस तरह से डिनोट करोगे?
ये आपका क्वेश्चन है। रेंज ऑफ अ सेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक सेल को आप किस तरह से प्रदर्शित करते हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि A6 से लेकर के आपको A8 तक सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो उसका देखिए प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। A6 डैश A8 होगा, A6 कोमा A8 होगा, A6 पॉइंट A8 होगा, या A6 रेशियो वाला आपका लगेगा और A8 होगा। तो आपका यहाँ पर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जब हमें कोई सेल रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम उसको A1 से लेकर के कुछ भी आप उसको डिनोट करिए या B1 तक, तो उसके बीच में यहाँ पर रेशियो अनुपात का साइन लगाते हैं, तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सही तरीका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी वाला। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ ले जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी रही है। प्रैक्टिस मस्ट है, तो प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर ही करनी पड़ेगी, वरना आपको पता कैसे चलेगा। तो देखिए उसके लिए आप PDF भी हमारी ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर लेकिन ये मत करना कि बिना वीडियोस को देखिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर चले जाओ और वहाँ से प्रैक्टिस करने लगो, तब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा करके कराता हूँ, तो पहले वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए PDF को रिवाइज कर लेना है, जिससे आपके क्वेश्चन भी पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा, ये है हायरार्की का आरोही क्रम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। तो बताना है कि देखिए आपको आसान शब्दों में बता दूं कि जो डेटा है उसको आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको पहले भी 2 बार करा चुका हूँ। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट अटेंड किए हैं तो आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से अपना आंसर कीजिए। सबसे पहले बिट, उसके बाद बाइट, फील्ड रिकॉर्ड, फाइल डेटाबेस, या फिर आपका बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल, इस तरह से होगा। तो चलिए डायरेक्टली ही मैं आपको आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। सबसे छोटा और सबसे पहले आएगा आपका बिट, उसके बाद आएगा आपका बाइट, उसके बाद आएगा आपका फील्ड रिकॉर्ड और उसके बाद आपका फाइल डेटाबेस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है और याद भी आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में आप कोई चार्ट बना रहे हो तो आपका कौन सा वाला विकल्प सही होगा। फॉर्मूलाज के बाद आप चार्ट बनाएंगे, डेटा के बाद चार्ट, इंसर्ट मेनू तब चार्ट बनाएंगे, या व्यू पर जाकर के आप चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए फॉर्मूला में जाकर तो आप फॉर्मूले का यूज़ करोगे MS एक्सेल में, ना कि चार्ट बनाने का। डेटा चार्ट, इंसर्ट मेनू चार्ट, जब आपको चार्ट बनाना है तो आपको इंसर्ट मेनू के बाद चार्ट बनाना होगा। पहले इंसर्ट मेनू पर जाओगे, फिर वहाँ से चार्ट को सिलेक्ट करोगे और आपका चार्ट आ जाएगा, फिर आप उसमें कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हो। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन 13, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर में आपकी फाइल स्टोर है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ फाइल स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो आप उसको डिक्शनरी बोलोगे, इंडेक्स बोलोगे, लिस्ट बोलोगे, या डायरेक्टरी बोलोगे, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आप फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि उसको क्या बोला जाएगा। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे दोस्तों डायरेक्टरी। डिक्शनरी तो शब्दों का समूह होता है जहाँ पर शब्द होते हैं, और हमसे पूछा है कंप्यूटर की फाइल्स के बारे में। इंडेक्स होता है हमारा सूची होती है एक, और लिस्ट भी हमारी सूची होती है, और डायरेक्टरी हमारी कंप्यूटर फाइल का स्टोरेज जहाँ स्टोर की गई हैं। अगला है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। टेक्स्ट आधारित, ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आराम से पढ़ के और ध्यान से अपना क्वेश्चन करना है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो वो होता है DBMS, सूट्स होता है स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या लास्ट में आता है आपका वर्ड प्रोसेसर। तो जब आप टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर
यूज़ होगा। तो क्या कहोगे आप उसको? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन की बात की जा रही है, तो आप इसका यूज़ क्यों करते हो? फाइल को नाम देने के लिए यूज़ करते हो, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम न हो जाए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू आइडेंटिटी द फाइल। फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, ना कि फाइल टाइप को। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फाइल के प्रकार को आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि फाइल को ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो 15 का यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। बताना है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होते हैं। तो किस मोड में प्रिंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट? तो आप देख सकते हो हमारे पर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट वाले आ रहे हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है कि एमएस एक्सेल में शीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी होंगी। बताना है कि मोड में प्रिंट किस प्रकार के मोड में प्रिंट होता है। अब ऑप्शन से आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता है। तो वो लैंडस्केप मोड होता है या पोर्ट्रेट मोड होता है, पेज सेटअप होता है या प्रिंट व्यू होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो देखिए इन 3 ऑप्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आपका राइट आंसर होगा पोर्ट्रेट मोड, ऑप्शन नंबर बी। जब हम अपना प्रिंट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, ना कि लैंडस्केप मोड में। तो 16 का बी। और 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो आप क्या करोगे? वर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, तो आप फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे, एडिट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे, टूल्स मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे, या फिर इंसर्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर्मेट मेन्यू में हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, तो फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? फॉर्मेट मेन्यू में। तो ऑप्शन ए। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। ओपन, प्रिंट और सेव, ये सभी बटन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आपका ओपन, प्रिंट और सेव स्टेटस बार में मिलते हैं आपको, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, टाइटल बार में, या स्टेटस एंड टूल बार में। तो जो आपका ओपन करने वाला, प्रिंट करने वाला, सेव करने वाला टैब होता है, जो वो बटन होते हैं ये, तो वो मिलते हैं आपके स्टेटस टूल बार, ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका स्टेटस नहीं, स्टैंडर्ड टूल बार। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एमएस वर्ड में टेबल रीसाइज, यानी कि उसका साइज छोटा या बड़ा करने के लिए, रीसाइज करने के लिए रीसाइज आइकन टेबल के किस किनारे पर दिखाई देता है? तो नीचे से बाईं ओर, यानी कि फ्रॉम द बॉटम टू द लेफ्ट, टॉप टू राइट, शीर्ष से दाईं ओर, टॉप टू लेफ्ट, शीर्ष से बाईं ओर, या बॉटम टू राइट, नीचे से दाईं ओर। तो जो आपका रीसाइज आइकन होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नीचे से दाईं ओर, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है सभी का करेक्ट होगा। और क्वेश्चन आ जाता है आपका 20। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है, तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रीय सर्वर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पहले आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। अब देखिए ऐसा कौन कर सकता है? जो जुड़े हुए कस्टमर जो होते हैं, तो उसको उसकी सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाता है। तो वेब सर्वर ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, या फिर फाइल सर्वर। अब देखिए हमें कहाँ तक पहुंचाना है? भंडारण तक। तो सेव कहाँ करते हैं हम? किसी भी फाइल को, अगर हम फाइल को सेव करेंगे या कुछ भी हम जो सेव करेंगे, तो वो करते हैं हम जा कर के फाइल सर्वर में। तो फाइल सर्वर एक आपका ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो केंद्रीय सर्वर है, जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में संभव है। आप फाइल सर्वर से भी समझ सकते थे कि हम अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में।
तो जब हमको अपने पुराने भंडारण में जाना है, जो हमने स्टोर करके रखा है, तो हम फाइल एक्सप्लोरर में ही जाएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी फाइल सर्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर मैंने आपको कल भी बताए थे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपको मुझे बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से नहीं है। एडोब फोटोशॉप एक आपका ऐप है या नहीं है? विंडोज़ 7, MS वर्ड या एवास्ट एंटीवायरस? वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा नहीं होगा, तो विंडोज़ 7 ये आपका एक प्रोसेसर है, ना कि ये एक एप्लीकेशन। एडोब फोटोशॉप ये भी आपका ऐप है जिसको आप यूज़ करते हो। MS वर्ड भी ऐप है। एवास्ट एंटीवायरस भी आपका ऐप एप्लीकेशन है। MS जो विंडोज़ 7 है ये आपकी एक विंडोज़ है, ये इसको आप प्रोसेसर भी बोल सकते हो। अगला है 22 क्वेश्चन। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैनुअल लाइन को अगर ब्रेक करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस के एंटर, ऑल्ट प्लस के एंटर, शिफ्ट प्लस के एंटर या स्पेस प्लस के एंटर। और मैंने ये क्वेश्चन आपको कल ही कराया है। अगर आपको बीच में से ब्रेक डाउन करना होता है, ब्रेक करना यानी तोड़ना, अलग करना होता है उसको, तो आप किस की का यूज़ करते हो? कल ही आपको कराया था, याद भी अगर आपको होगा, अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट अटेंड किया है तो शिफ्ट प्लस के एंटर का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक टेम्पोररी मैग्नेटिक स्टोरेज है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है या हाई कैपेसिटी CD-ROM? तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप से, रैम और रोम के बारे में बताया था। रैम और रोम कैसी मेमोरी होती हैं, तो ये दोनों चीज़ आपकी मैंने बता रखी हैं आपको। स्थाई और अस्थाई मेमोरी, कौन सी स्थाई होती है, कौन सी अस्थाई होती है। और तभी उसी टाइम पे हार्ड डिस्क के लिए भी आपको बताया था कि हार्ड डिस्क आपकी कैसी मेमोरी है। तो देखिए, टेम्पोररी मेमोरी होती है आपकी रैम, और परमानेंट मेमोरी होती है आपकी रोम, और हार्ड डिस्क भी आपकी परमानेंट मेमोरी ही होती है। तो हार्ड डिस्क को क्या बोलोगे आप? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, जो आपका स्टोर करने की क्षमता जिसमें होती है, जहां आप चीज़ों को सेव करते हो, तो वहाँ होती, ये इसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क को स्टोरेज। और रैम और रोम क्या है? आपकी मेमोरी। अगला है, अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का तरीका। तो कुकी अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का तरीका है, बुकमार्क है, ब्लॉग है या इनमें से कोई नहीं है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुकमार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। स्टार्टिंग बोलते हैं, लोडिंग, बूटिंग या टर्न ऑन। बोला गया है स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को ऑन करता है तो उस स्टार्ट होने वाले प्रोसेस की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए आएगा हमारा बूटिंग। ना ही स्टार्टिंग आएगा, ना ही लोडिंग। टर्न ऑन भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने बच्चों ने भी सी टिक किया होगा सभी का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? अब देखिए, अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो फटाफट से अपना राइट आंसर कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2, सबसे पहले है 2 + 16/2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए, 2 की पावर 1 हो या 2 हो, या 2 की पावर 1 हो या कितने की भी पावर 1 हो, वही आएगा। तो पावर को हटा दीजिए, जब पावर 1 होती है तो उसका कोई सेंस नहीं होता। तो 2 + के 8 × 3, तो ये हो जाएगा आपका
26। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आ जाता है 27 इज इक्वल टू राउंड 2.15, 1 एक सेल में एंटर किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए, जहाँ पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे और वैल्यू दी जाए आपको 2.15 या वैल्यू दी जाए आपको 2.14, 3 तरह के एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ये रहे आपके एग्जाम्पल। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही है, बाकी के 2 मैंने आपको अपनी तरफ से उदाहरण दिए हैं। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.2। अगर बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की 2.14, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2.1। और अगर बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर होगा 2.15। अब देखिए, ये क्या मैटर है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी वैल्यू 5 या 6, 7, 8 यानी 5 से लेकर के ऊपर दी जाती है, तो यहाँ पर इस अंक को एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और यदि 5 से नीचे 4, 3, 2, 1 इस तरह से दी जाती है, तो उस नंबर को वही लिखा रहने देंगे जो वो है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया है, इससे आप समझ सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत सारे कराए हैं। तो देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको राउंड दिया है तो एक राउंड फिगर में आपको आंसर बताना है कि इस वाली वैल्यू का अप्रोक्स आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बताना है कि इस फॉर्मूले का सही परिणाम क्या है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 14 × 2 + 10/5, तो ये हो जाएगा आपका 28 + के 2। राइट आंसर आएगा आपका दोस्तों 30। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज के आपके क्वेश्चन थे 28। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।